दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान झारखंड दौरे पर हैं। कल देर शाम वो झारखंड पहुंचे। रांची में उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एक तरफ कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चा की गई है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली में अध्यादेश जारी किया गया है उसको लेकर भी बैठकें हुई हैं। हेमंत सोरेन ने संसद भवन को लेकर भी चर्चा की। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ हमारा भाई का रिश्ता है। आपस में हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा भी की है। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है और उसके हक छीन लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार की सारी शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन 19 मई को सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया है। यह दिल्ली के लोगों का अपमान हुआ है और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बेदखल कर दिया गया है। अगर राज्यसभा में सभी गैर बीजेपी सदस्य एकजुट हो जाएं तो राज्यसभा में बीजेपी को हराया जा सकता है, क्योंकि फिर यह किसी के भी राज्य के साथ ऐसा कर सकते हैं और उनके अधिकार छीन सकते हैं। आज हेमंत जी से चर्चा हुई और लंबी बातचीत हुई, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है और उन्होंने पूरी तरह से समर्थन का वादा किया है। और मैं दिल्ली की जनता को और दिल्ली की जनता की ओर से हेमंत जी के साथ साथ झारखंड के लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आभार व्यक्त किया है झारखंड की जनता का, झारखंड के मुख्यमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे स्वागत में कोई कमी नहीं थी, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हमने जिन जिन मुद्दों पर अपनी बातें रखी उसको सुना गया है। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा है कि हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो, दोनों तरफ हम उनके साथ खड़े हैं। अब इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, यह भी सुनिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अधिकार विहीन किया जा रहा है, यह एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है और देश की अनेकता में एकता पर एक बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की बात केंद्र सरकार करती है, लेकिन कार्य उसके विपरीत होते हैं। जो केंद्र के सहयोगी सरकार नहीं है, राज्यों में उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले देश के लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसी मंदिर के चंद दूरी पर कई और घटनाएं भी हुई। हम आपको बता दें कि संसद भवन के बाहर जो पहलवानों के साथ हुआ उसकी चर्चा करते हुए, उसकी निंदा करते हुए, और हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और क्या कहा है ये फिर हम आपको बताते हैं। इस घटना के बारे में कहा है कि घटी तो यह सिर्फ गैर बीजेपी सरकारों पर प्रहार नहीं है। इस घटना के बारे में हेमंत सोरेन ने कहा कि ये जो घटना है संसद भवन के बाहर हुई, पहलवानों के साथ जो भी हुआ, ये सिर्फ गैर बीजेपी सरकारों पर प्रहार नहीं है, बल्कि देश की जनता के ऊपर प्रहार है। इस विषय को लेकर हम और गहराई से पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे और गुरु जी से भी बात करेंगे। इस देश को आज़ाद कराने में जो बलिदान और जो कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दी है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि संघीय ढांचे की जो सरकार है वो लगातार देश की जनता की आवाज़, विपक्ष की आवाज़, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है। हम सारे विपक्षी दल एक साथ खड़े हैं। अब इसी दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे हैं। भगवंत मान ने क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कोई हम व्यक्तिगत समस्या लेकर नहीं आए हैं। यह लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में, उसको बचाने की मुहिम है। पिछले दिनों हमने देखा था कि हमारे पहलवान अपने जीते हुए मेडल को गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर इस पर कोई समाधान नहीं निकला तो अगली बार वे अपनी अस्थियां विसर्जित करने जाएंगे। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती आई है। अगर चुनाव में नहीं जीतती है तो जीते हुए लोगों को तोड़ती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी दोनों ही आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो हमें एक और आंदोलन करने की जरूरत है। लोकतंत्र और चुनाव को बचाने के लिए हम विपक्ष नहीं हैं, बल्कि देशभक्त हैं और हमें एकजुट होना होगा। सीधे तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान तीनों मुख्यमंत्री
पूरी तरह से केंद्र को घेरते नजर आए, कई अहम मुद्दों को लेकर एकजुट नजर आए। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए लगातार विशाल बने हुए हैं। विशाल, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन की तारीफ की गई है, झारखंड की जनता की तारीफ की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। उन्होंने कहा है कि हमारा स्वागत अच्छे से हुआ है। हम साथ ही साथ हेमंत सोरेन के साथ साथ हम झारखंड की जनता का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये भी कहा है कि हमारे साथ खड़ा रहने के लिए हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, हम हर मायने में आपके साथ खड़े हैं। क्या है पूरी जानकारी, और ये संसद के भीतर और संसद के बाहर, ये दोनों को अच्छे से समझाएं। जी देखिए, दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण के लिए लाया गया केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ जो केजरीवाल है पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं ताकि विपक्ष को एकजुट किया जाए, और जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो राज्यसभा में इस अध्यादेश को रोका जाए। यह अरविंद केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि वे विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जो बंगाल के मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात किया था अरविंद केजरीवाल ने। वहां का जो रिजल्ट है आम आदमी पार्टी के हित में है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने समर्थन किया है कि यह जो अध्यादेश है इसके साथ हम आपके खड़े हैं, केंद्र को इस मोर्चे पर हम लोग घेरेंगे। आज भी जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन हमारे छोटे भाई हैं, सड़क से लेकर सदन तक हमारे साथ खड़े रहने का इन्होंने वादा किया है। देखिए, बातें हो क्या रही है, मुख्य उद्देश्य अरविंद केजरीवाल का क्या है? क्या वे विपक्ष को एकजुट करने के लिए 2024 की तैयारी में लगे हैं या अपने अध्यादेश को लेकर लगे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी जो आम आदमी पार्टी या यूं कह ले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि जो केंद्रीय अध्यादेश लाया गया है दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर, उसे कैसे इसमें हम भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार को हराएं। उनका जो दूसरा उद्देश्य ये भी है आयुष, क्योंकि देखिए जब हम आंकड़े को उलटकर देखते हैं, आंकड़े को पलटकर देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल को भी यह पता है कि राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें भी एनडीए बहुमत पर जा सकती है, क्योंकि देखिए एनडीए का अभी जो सीट है 110 सीट है, बहुमत के लिए चाहिए 123, लेकिन देखिए राज्यसभा में कुल जो 7 सीटें हैं अभी भी वैकेंट है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा होता है 119 होता है। अगर हम पूरे देश की अगर बात करें तो देखिए वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी ऐसे दो पार्टियां हैं जो हमेशा से केंद्र सरकार के साथ खड़ी दिखती है विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मोर्चों पर। तो देखिए जब हम कुल आंकड़ों की बात करें तो 128 ऐसी सीटें हैं जो सीधे एनडीए बहुमत ला सकती है राज्यसभा में इस अध्यादेश को लेकर। तो देखिए ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है। देखिए मकसद कुछ और हो सकता है, क्योंकि जो राजनीति है, राजनीति के हर एक रंग हो सकते हैं। देखिए एक और पटना में जो विपक्षी दल की बैठक हो रही है, उस बैठक को महाअधिवेशन नाम दिया गया है ताकि 2024 में मोदी रथ को रोका जाए। तो देखिए हमें समझना होगा, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को चतुर नेता माना जाता है। उन्हें यह बखूबी पता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश को लेकर अपना विजय हासिल कर सकती है, राज्यसभा में भी उनको पता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें लीड कर सकती है, क्योंकि आंकड़े अभी यही दर्शा रहे हैं। तो अब यहां से सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो क्या इसके पीछे क्या राजनीति छिपी है? तो देखिए इसके पीछे ये भी राजनीति छिपी हो सकती है, क्योंकि एक और नीतीश कुमार विपक्ष एकजुटता के मिशन पर निकले हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। देखिए अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी पीएम पद का चेहरा है और आगे भी रहेंगे, ऐसा वादा भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती रही है। लेकिन अगर हम वहीं विपक्ष को देखें तो विपक्ष कई विषयों को लेकर, कई पृष्ठभूमियों को लेकर अलग अलग उनमें बिखराव देखने को मिलता है। देखिए अगर हम कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, देखिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दोनों जगह आम आदमी पार्टी ने सेंध मारा और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। जब विपक्षी एकजुटता की बात होगी अध्यादेश को लेकर भी, तो देखिए सबसे बड़ा चुनौती होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि क्या कांग्रेस साथ आती है या नहीं। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने इस बात का
जिक्र भी किया कि वे राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से इस विषय को लेकर मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा कांग्रेस, क्योंकि देखिए कांग्रेस अक्सर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाती आई है कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो देखिए ऐसे में आम आदमी पार्टी का अध्यादेश को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि देखिए राज्यसभा में यूपीए के पास 64 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं। तो देखिए क्या 31 सीट यानी कि जो कांग्रेस है इस अध्यादेश को लेकर दिल्ली सरकार के साथ खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी, या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अभी राजनीतिक जो ढांचे बन रहे हैं उसमें तो यही है कि बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा था कि उन्हें आधिकारिक जानकारी ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल झारखंड आ रहे हैं। झारखंड में सरकार किसकी है? तो राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम और कांग्रेस मिलकर यह सरकार चला रही है। हालांकि देखिए जो मुखिया है हेमंत सोरेन है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और जमकर हेमंत सोरेन की तारीफ भी की है। उन्हें छोटा फिर से सुनाना चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, किन किन अहम बिंदुओं पर अपनी बातें रखी हैं। विषय भी किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा अपमान किया गया, उनके जनतांत्रिक हक छीन लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्रांतिकारी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने के लिए सारी शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां दिल्ली की सरकार को, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए समय समय पे मोदी सरकार ने हमसे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करके वो सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों को वापस, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, कि दिल्ली के लोग जिस भी सरकार को चुनेंगे, चाहे इस पार्टी की चाहे उस पार्टी की, उस सरकार को काम करने के पूरे अधिकार होंगे। दुर्भाग्यवश 11 मई को ये ऑर्डर आया और 19 मई को, 8 दिन के अंदर 19 मई को रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, दिल्ली की सरकार को हम काम नहीं करने देंगे, दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसको हम काम नहीं करने देंगे, उसके पास काम करने के लिए कोई शक्तियां नहीं होंगी। ये तो एक तरह से दिल्ली के लोगों का अपमान है, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीन लिए गए और दिल्ली के लोगों को बिल्कुल एक तरह से जनतंत्र के अंदर एक बेदखल कर दिया गया, पूरी की पूरी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। वर्तमान समय में चुनी हुई सरकार को किस तरीके से काम नहीं करने देने का एक योजनाबद्ध कार्य केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय ढांचे का एक इस पर प्रभार है, हम इसको कह सकते हैं। और जो इस देश की ताकत जिसको हम कह सकते थे, अनेकता में एकता, उस पर भी ये बड़ा प्रहार है। संघीय ढांचे की तो बात केंद्र सरकार करती है,
लेकिन कार्य उसके बिल्कुल विपरीत होती है। आज बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, जो केंद्र सरकार के सहयोगी सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों की कमोवेश एक सी स्थिति है। ये एक चिंता का विषय है और ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में आम नागरिक और जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो एक माध्यम है। अभी कुछ देर पहले इस देश के 125 करोड़ के उम्मीदों की मंदिर लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उस दिन सिर्फ लोकसभा का ही उद्घाटन नहीं, उस दिन उसी लोकतंत्र के मंदिर के चंद कदमों पर और भी कई 2-3 घटनाएं घटी। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हैं देश में, उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड, अब लड़ाई ये है, लोकतंत्र में इलेक्टेड बड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बंदे तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला है। सो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि पार्टी के नाम में ही मोर्चा लिखा हुआ है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो हम लोगों को एक और आंदोलन करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता देश की ये उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि ऐसे फरमान जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं एक होकर। किस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ अभी पिछले महीने बहुत हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, एक तरफ सदन के अंदर एकजुटता की बात हो रही है, संसद के भीतर एकजुटता की बात हो रही है, वहीं हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं खफा नजर आ रही है, कांग्रेस दूरी बनाती नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष संसद के अंदर हो या बाहर एकजुट कैसे होगा? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के लिए यह सबसे बड़ा चुनौती है कि हम सभी एकजुट कैसे हों। इस बात को अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं। मैंने आपको कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सातिर नेता कहा जाता है। वह कुछ करने से पहले उसे नापते हैं, तौलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह जो पूरा माजरा है जो देश के समक्ष प्रकट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल इसे बखूबी जानते हैं। देखिए विपक्ष की ओर से अगला पीएम उम्मीदवार कौन, इस पर सभी विपक्ष है मौन। यह जो शब्द है अरविंद केजरीवाल के जहन में घुसा हुआ है। यही तो कारण रहा कि वो विभिन्न जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री से जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए इसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो यह भी जोड़कर देख रहे हैं कि जो अध्यादेश है, केंद्रीय अध्यादेश है, उसी को लेकर उसी के सहारे अरविंद केजरीवाल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए हमें मोड ऑफ एक्शन देखना होगा विभिन्न मुख्यमंत्रियों का कि कौन सभी विपक्ष का नेता बनना चाहता है। तो पहला नंबर आता है नीतीश कुमार का, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने ही मुहिम छेड़ी कि मिशन 2024
यानी कैसे हम इसे फतेह करें, केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसे सत्ता से कैसे बेदखल करें, यह उनका उद्देश्य था। पटना में जो आगामी कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा खींची जा चुकी है, यह उसका एक उदाहरण है। लेकिन देखिए नीतीश, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो जिस प्रकार से उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की तारीफ की, अपना अध्यादेश का ही जिक्र किया पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, फेडरल सिस्टम को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तबाह कर रही है। उनके जितना भी जो नेता आए थे सब ने एक ही स्वर में एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रकट किया। वहीं अगर हम देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातों का जिक्र करें तो उन्होंने बड़ा भाई का संबोधन कहकर अरविंद केजरीवाल को संबोधित किया, यानी उन्होंने कहा कि सभी मोर्चे पर हम एकजुट है। लेकिन देखिए अगर हम सीएम की बातों को गौर से सुने तो उन्होंने यह भी चर्चा की है कि इस विषय को हम अपनी पार्टी के अंदर जिक्र करेंगे। जो हमारे शिबू सोरेन जी हैं, इस विषय को हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो आखिरी का जो दो शब्द है उनके द्वारा जो आज प्रेस संबोधन में कहा गया है, क्या कहीं ना कहीं पूरे मीडिया जगत में चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर हम अपने पार्टी के अंदर जिक्र करेंगे। क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन के ऊपर भी कई सारे दबाव हैं, कई सारे जो राजनीतिक जो विषय नहीं है विशाल की हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर हम पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे। क्या ये पार्टी के अंदर चर्चा करने से मतलब था कि गठबंधन के अंदर हम चर्चा करेंगे? क्योंकि कांग्रेस भी गठबंधन में है, झारखंड में है, और हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के साथ थोड़ी तू मैं रही है। और इसी कारण से जब हमने सवाल किया था कांग्रेस से तो उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, हमें इसकी कोई खबर नहीं। क्या ये पार्टी के अंदर चर्चा, पार्टी के अंदर जिक्र, महागठबंधन के अंदर जिक्र से मतलब तो नहीं रखता है? बिल्कुल आपने सही कहा आयुष। देखिए जितने भी राज्य होते हैं वहाँ के जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है वह अलग अलग होती है। देखिए अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, कोई भी निर्णय हेमंत सोरेन खुद से नहीं ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये तो कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इस बात का जिक्र हम अपने पार्टी के अंदर करेंगे। हम यानी कि गठबंधन आ ही जाता है। देखिए कांग्रेस से मेल मिलाप बहुत जरूरी है, बखूबी ये हेमंत सोरेन जानते हैं। क्योंकि देखिए कर्नाटक में जिस प्रकार से कांग्रेस बहुमत में आई और पूरे देश में जो सकारात्मक राजनीति का जो एक पहल जागा कांग्रेस के अंदर, एक जो सकारात्मकता जागी, ये पूरा जग जाहिर है। तो देखिए कोई भी पार्टी किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए अंत में हेमंत सोरेन ने इस बात का जिक्र किया। देखिए यहाँ पर भी झारखंड की अगर हम परिदृश्य में बात करें, यहाँ भी 14 लोकसभा सीटें हैं, 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। तो कोई भी पार्टी जीरो रिस्क पर काम कर रही है, चाहे विपक्ष की भूमिका निभा रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, एक एक कदम फूंक फूंक कर सभी पार्टियां रख रही है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल सत्ता की राजनीति को कैसे ध्रुवीकृत किया जाए, कैसे उसे मोड़ा जाए, ये उन्हें बखूबी आता है। देखिए उन्होंने बातों ही बातों में जिक्र जरूर किया है और कहीं ना कहीं उनका जो विभिन्न राज्यों का दौरा है इस बात का संकेत है कि कहीं वो विपक्ष के नेता बनने की कगार पर तो नहीं। क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस से इस विषय पर बात करेंगे, पटना में भी इसे लेकर कार्यक्रम होगा, जब वहां पर बैठकें होगी कौन कौन सी बात निकल कर आती है ये तो पूरे भारत के लिए एक अहम विषय होगा ही होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए आयुष, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को भी यह पता है कि लोकसभा में एनडीए की बहुमत है, राज्यसभा में जो आंकड़े हैं, क्योंकि 110 सीटें हैं राज्यसभा में और एनडीए को इसमें भी बहुमत मिल सकती है अगर हम केवल बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस की अगर हम सीटों की बात करें तो कुल बहुमत ये भी है, ये अरविंद केजरीवाल को भी पता है। लेकिन फिर भी वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, यह क्या संकेत देता है? कहीं ये तीसरी मोर्चा की ओर तो नहीं निकल पड़े हैं, क्योंकि कई मायने इसके लगाए जा रहे हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि देखिए 2024 नजदीक है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। क्या पृष्ठभूमि होगा लोकतंत्र में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, भारत में क्या कुछ देखने को मिलेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिए अभी अरविंद केजरीवाल अपने मिशन के लिए निकले हैं। हम एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जैसे कि कर्नाटक चुनाव जीत के बाद लग रहा है कि एक संजीवनी कांग्रेस को मिल गई है, ऐसे में क्या इस बार विपक्ष का नेतृत्व करते खुद को कांग्रेस देख रही है? क्या नीतीश कुमार को मौका मिल सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल जो अलग अलग राज्यों में घूमकर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या वो भी एक एंट्री मार सकते हैं? क्या ममता बनर्जी का एक अहम इस बार योगदान रहने वाला है? आखिर पूरा समीकरण एक साथ समझाएं।
बिल्कुल, देखिए जो सभी पार्टियां हैं, चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात कर लें या आंध्र प्रदेश की बात कर लें या महाराष्ट्र तमिलनाडु जहां की बात कर लें, देखिए विपक्ष, सभी जो विपक्ष में खड़े हैं सभी चाहते हैं कि हम एकजुट एक मंच पर हों। लेकिन देखिए सभी का अपना अपना दावेदारी है कि पीएम के दावेदार हम, पीएम के दावेदार हम। लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने पहला मुहिम छेड़ा था, ना केवल 2024 के लिए बल्कि 2019 से पहले भी वो विपक्ष के नेता के रूप में उभरे थे और जगह जगह घूम रहे थे। वही जो हाल है वह इस बार भी देखा जा रहा है। लेकिन देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी के अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, 2004 की बात है, जो यूपीए, जिस समय यूपीए का गठन हुआ था, उस समय भी कांग्रेस की ओर से कैसे अटल बिहारी वाजपेयी के रथ को रोका जाए, तो उन्होंने अलायंस किया था विभिन्न राज्यों के साथ जाकर। तो देखिए तरह तरह की भूमिका कांग्रेस भी रही है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस भी सत्ता में रही है तो उनको भी बाकायदा पता है। लेकिन जो इधर एक और जो मोर्चा तैयार किया जा रहा है, चाहे नीतीश कुमार की हम बात कर ले या अरविंद केजरीवाल की बात कर ले या जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर ले, तो देखिए सभी विपक्ष चाह रहे हैं कि हम एक मंच पर आए। लेकिन वहां जब सीटों का बंटवारा की बात होगी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, अलायंस का क्या प्रारूप रहेगा, क्या पृष्ठभूमि रहेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसमें क्या कुछ देखने को मौका मिलता है, या फिर नरेंद्र मोदी जो कि अभी केंद्र में है वो सारे चीजों को देख रहे हैं, क्या उनकी ओर से कुछ नया रणनीति तय किया जाएगा, अमित शाह क्या इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन देखिए अभी दो विषय काफी अहम है कि विपक्षी एकजुटता का मिसाल दिया जा रहा है, तो वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों और नीति को गिनाने में लगी हुई है। भारत की जनता किसके साथ रहेगी, किसको अपना अगला पीएम बनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आयुष जी, विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो तमाम बिंदु रखे इस मुद्दे को लेकर, इस मुलाकात को लेकर, बेहद महत्वपूर्ण थे। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन का ये कहना कि हम और अरविंद केजरीवाल एक भाई जैसे हैं, देखने वाली बात होगी कि ये भाईचारा आखिरकार कहां तक जाने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं, दूसरी तरफ एक अध्यादेश को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किसकी एंट्री होगी, कौन सामने आएगा, कौन नेतृत्व करता होगा, कौन पीएम का उम्मीदवार होगा, विपक्ष एकजुट कैसे होती है, संसद के अंदर क्या होता है, संसद के बाहर क्या होता है, और आने वाले चुनाव में किस सीएम का कितना योगदान होता है, क्या रोल होता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा इस खास पेशकश में। आज के लिए इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए बताना चाहेंगे ये मुलाकात जो हो रही हैं इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। अब जून में जो पटना में विपक्षी दलों की मुलाकात होने वाली है, नीतीश कुमार इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, सभी विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचेंगे। हालांकि पहुंचेंगे या नहीं वो बात का मुद्दा है, न्योता सभी को भेजा गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश को मुद्दा बनाकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करना, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करना, उनका समर्थन जुटाना, ऐसे में क्या एंट्री जो होगी अरविंद केजरीवाल की, ये क्या कुछ मायने रखने वाली है और इन मुलाकातों का दौर आखिरकार कब तक चलेगा, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का भाईचारा कहां तक जाएगा, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Live 7। नमस्कार।